नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करने की परंपरा रही है। सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वह है उनके मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बदली हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के फलस्वरूप नवीन दृष्टिकोण और विषयों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं में मौलिक नाटकों को भी स्थान दिया। सबसे पहला मौलिक नाटक 1873 ईस्वी में रचा गया। उसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह एक प्रहसन नाटक है। यह 4 अंकों का मौलिक नाटक है। प्रथम अंक में मांस भक्षण तथा विधवा विवाह का शास्त्रों का उक्त समर्थन दिलाया गया है। दूसरे अंक में वेदांती और बंगाली, शैव और वैष्णव के वाद विवाद और तरह तरह के लोगों के बारे में वर्णन है। तीसरे अंक में पुरोहित द्वारा मांसाहार और मदिरा सेवन और राजा तथा मंत्री द्वारा वैदिक हिंसा का समर्थन है। चौथे अंक में शैव और वैष्णव अपनी अकृत्रिम भक्ति के कारण कैलाश और वैकुंठवास जाते हैं। लेखक ने मांसाहारियों, मद्यपान करने वालों, पशु बलि तथा अन्य सामाजिक पाखंडों की हंसी उड़ाई है। प्रहसन के प्रारंभ में नांदी और अंत में भरत वाक्य है। यह प्रहसन भारतेंदु जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाली कुछ घटनाओं से अनुप्रेरित है। समकालीन कुछ विद्वानों ने इस विषय में भारतेंदु जी का मत उनसे भिन्न था, वहीं इस व्यंग्य नाटक के निर्माण का हेतु बना है। दूसरा मौलिक नाटक है विशस्य विस्मौसधम। यह नाटक 1876 ईस्वी में रचा गया। विशस्य विस्मौसधम भारतेंदु जी की दूसरी मौलिक रचना है। नाट्य शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार यह भाग की श्रेणी में आता है। इसमें केवल एक ही अंक है और इस अंक में एक ही पात्र ने आकर अपना कथोपकथन उपस्थित किया है। यह रूपक बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के कुशासन तथा पतन का व्यंग्यात्मक चित्रण है। इसमें भंडाचार्य जी का व्याख्यान पठनीय है। सन 1875 ईस्वी में कुप्रबंध के कारण गायकवाड़ गद्दी से उतारे गए और उनके स्थान पर सयाजीराव गद्दी पर बिठाए गए। इस रूपक में भारतेंदु जी ने देशी राज्यों के सामंतशाही जीवन पर एक चुटीला व्यंग्य किया है, जहाँ की निरीह प्रजा के कथित रक्षक भक्षकों की भांति आचरण करते प्रतीत होते हैं। उनका अभिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी राज्य ने अपनी छत्र छाया में सामंतों के अनाचार से प्रजा को बचा लिया। भारतेंदु जी ने मल्हार राव के अत्याचार तथा प्रजा की दुर्दशा को आलंबन बनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राज्यों से ईश्वर उनके देशवासियों की रक्षा करे और अन्य राज्य उनसे शिक्षा ग्रहण करें। यह नाटक सर्वप्रथम हरिश्चंद्र चंद्रिका में अक्टूबर 1876 में प्रकाशित हुआ था। उनका तीसरा मौलिक नाटक है चंद्रावली, जो 1876 में प्रकाशित हुआ। यह नाटिका प्रेम प्रधान है और भारतेंदु जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में एक मानी जाती है। इस नाटक में चंद्रावली का कृष्णा के प्रति पूर्व अनुराग, दिव्य प्रेम, विरह और अंत में मिलन का सुंदर वर्णन है। यह कथा पूर्णतः पौराणिक है। भारतेंदु ने चंद्रावली द्वारा अपनी पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया है। पहले अंक में चंद्रावली और सखियों के वार्तालाप से चंद्रावली का कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग प्रकट होता है। दूसरे अंक में चंद्रावली उपवन में सखियों से वर्णन और प्रणय करती है। तीसरे अंक में विरहकातर चंद्रावली और सखियों में बातचीत होती है और सखियां मिलन का उपाय ठीक करती हैं। चौथे अंक में जोगिनी का वेश धारण कर कृष्ण आते हैं और स्वामी की आज्ञा से मिलन होता है। इस नाटक में आनंद की भावना प्रमुख है।
अपनी यह रचना भारतेंदु को सर्वाधिक प्रिय थी। पंडित गोपाल शास्त्री द्वारा इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा मोहन चंद्रिका में यह नाटक छपा। यह उनकी उस काल की सबसे ज्यादा प्रशंसनीय रचना मानी जाती है। इसके बाद चौथा जो उनका मौलिक नाटक है वह है भारत दुर्दशा। यह 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटककार ने इस नाटक को 6 अंकों के रूपक में अलौकिक देश प्रेम का परिचय देते हुए लिखा है। भारत दुर्दशा 6 अंकों में विभक्त दुखांत नाटक है। सर्वप्रथम एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। वह संक्षेप में प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी हीन अवस्था पर अपने उद्गार प्रकट करता है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विनय अवस्था का वर्णन करता है। भारत दुर्दैव के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह, चंगेज, तैमूर आदि बतलाता है। इसके अनंतर भारत के निजी दोषों का भारत दुर्दैव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। अधोगति के अन्य मूल उपादान और मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा समुद्र यात्रा का निषेध, ये सब माने गए हैं। चौथे अंक में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भेजते हैं। इनसे प्रभावित अकर्मण्य भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। पांचवें अंक में घर में बैठकर राजनीति चलाने वाले संभ्रांत शिक्षित समुदाय के लोगों का चित्रांकन है। सभी वर्ग के लोग संपादक, कवि, बंगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय हैं। भारत दुर्दैव पर विजय पाने का यह मौखिक उपाय कितना हास्यास्पद और छिछला अंकित किया गया है। छठे अंक में भारत भाग्य अपने पुरातन वैभव का स्मरण कर अपनी वर्तमान हीन अवस्था पर क्षुब्ध होता है तथा आत्मघात कर लेता है। यह एक दुखांत नाटक है जो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है और अतिशय प्रभाव उत्पन्न करता है। उनका पांचवा मौलिक नाटक है नील देवी, जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नवीन पद्धति के अनुसार लिखा गया यह ऐतिहासिक गीति रूपक है। प्रारंभ में दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक उद्धृत कर महाशक्ति का आह्वान किया गया है। नाटक में वीर रस प्रधान है, परंतु करुण और हास्य का भी अच्छा योग है। इस नाटक के नायक सूर्यदेव और नायिका नील देवी हैं। उनकी अगली मौलिक कृति है अंधेर नगरी, जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर खाजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा भारतेंदु का मौलिक प्रहसन सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसका अभिनय स्थानीय नेशनल थिएटर में किया गया था। संपूर्ण प्रहसन 6 दृश्यों में विभक्त है। इन दृश्यों में भारतेंदु जी ने स्थान स्थान पर सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। गुरु अपने चेलों को लोभ और पाप से दूर रहने को कहता है। उसका यह उपदेश उसके शिष्य नहीं मानते। दूसरे दृश्य में एक ऐसी नगरी के बाजार का दृश्य है जहां सभी वस्तु टकेसेर है। तीसरे दृश्य में गुरु ने इस अनोखी नगरी का यह विचित्र व्यापार देखकर वहां न रुकने का निश्चय किया, पर उसका चेला गोवर्धन दास वहीं रम गया। चौथे दृश्य में दरबार का चित्रण है। बकरी के दबने के कारण कोतवाल को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया जा रहा है। पांचवें दृश्य में टकेसेर की मिठाई खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को बलि देने के लिए पकड़ लिया गया है। छठे दृश्य में गुरु जी की युक्ति से चेले का उद्धार होता है। इस प्रकार उस अंधेर नगरी के चौपट राजा का अंत हो जाता है। प्रहसन आदि से अंत तक हास्य रस्य में परिपूर्ण है।
प्रेम योगिनी उनका 7वां मौलिक नाटक है। यह 1875 में प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने 4 अंक में यह नाटक लिखा है। इस नाटक में नंदी आदि प्रारंभिक भूमिकाओं के बाद प्रथम अंक के 4 दृश्यों में काशी की वास्तविक रक्षा और वहाँ के गौरवगान, दर्शनीय व्यक्तियों, संस्थाओं और वस्तुओं का उल्लेख है। अगला मौलिक नाटक है सती प्रताप, 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सती प्रताप रूपक सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा गया है। यह नाटक अपूर्ण रह गया, जिसे स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी ने बाद में पूरा किया। 7 दृश्यों में से 4 भारतेंदु द्वारा लिखे गए हैं और शेष राधा कृष्ण जी द्वारा। यह आख्यान स्त्रियों के उपयोग के लिए लिखा गया। इसमें सती सावित्री का चरित्र प्रधान है। प्रथम दृश्य में अप्सराएं पतिव्रत को प्रशंसित करती हुई दिखाई गई हैं। दूसरे में सावित्री तथा सत्यवान का प्रथम मिलन होता है। तीसरे में सावित्री को प्रेम में दिखाया जाता है। चौथे में नारद जी के समझाने पर सत्यवान के पिता अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करना स्वीकार करते हैं। इसमें मन से पतिवरण कर लेने के बाद दूसरे से न विवाह करने का प्रण करने के लिए माता पिता की आज्ञा और इच्छा पूर्ति दोनों सावित्री के लिए आवश्यक होते हैं। सती का पर्यायवाची बनाया गया है उन्हें, और यह नाटक भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए विशेष रूप से लिखा था।